हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मेरा नाम है अमन और आप देखना शुरू कर चुके हैं 30 डेज रिवीजन चैलेंज, जिसके अंदर हम 30 डेज के अंदर अंदर हमारी बुक का सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। तो भैया आज हम नई वीडियो के साथ आए हैं। जैसा कि कल आपने लाइट में रिफ्लेक्शन वाले पार्ट को पढ़ा, तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं? रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से जो रिफ्रैक्शन है वो होता है। जैसे कई बार आपने नोटिस किया होगा कि आप पानी के अंदर पैर डालकर बैठते हैं तो आपके जो पैर हैं वो आपको ऊपर दिखाई देते हैं। जो मछली रहती है उसकी एक्चुअल पोजीशन कहीं और रहती है, वो दिखाई हमें कहीं और देती है। आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया है कि एक ग्लास के अंदर अगर हम पानी भर के रखें और उसके अंदर हम पेंसिल को डाल देते हैं तो वो पेंसिल हमें कैसी दिखाई देती है? टूटी हुई दिखाई देती है। तो इन सभी के पीछे का क्या रीजन है, हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो चलो बिना किसी देरी के क्या करते हैं, रिफ्रैक्शन वाले पार्ट को शुरू करते हैं। तो चलिए अब जैसा कि सबसे पहले हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, रिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं। तो रिफ्रैक्शन हमें पता होना चाहिए रिफ्रैक्शन होता कैसे है। अब आप जो पानी में पैर डाल के बैठ रहे हैं उसके पीछे का क्या रीजन है, पैर आपको ऊपर क्यों दिखाई दे रहे हैं, चलो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो अगर हम ध्यान दें, सबसे पहले हमने पढ़ा है कि जब लाइट किसी पर्टिकुलर सोर्स से आती है तो उस रे को हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। अब हमने देखा था रिफ्लेक्शन के अंदर कि जो लाइट है वो सेम मीडियम में क्या कर जाती है, बाउंस बैक कर जाती है। बट जब हम रिफ्रैक्शन का केस पढ़ते हैं वहां पर हम नोटिस करते हैं कि जो लाइट है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है। अब भैया जो लाइट है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्यों एंटर करती है? क्योंकि ये जो सरफेस रहता है ये कैसा रहता है, ट्रांसपेरेंट। कैसा सरफेस रहता है? ट्रांसपेरेंट। और हम सभी ने पढ़ा है कि जो ट्रांसपेरेंट सरफेस रहता है वो क्या करता है, लाइट को या किसी भी चीज को अलाउ करता है कि वो उसके आर पार क्या कर सकती है, ट्रेवल कर सकती है। तो सिमिलर वे में जो इंसिडेंट रे रहती है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट से जब यहाँ पर इंसिडेंट करती है तो ये ट्रांसपेरेंट सरफेस उसे अलाउ करता है कि यहाँ से लाइट क्या कर जाए, पास कर जाए। तो हम देख रहे हैं कि लाइट जो है वो रिफ्रेक्टेड रे के फॉर्म में क्या कर रही है, पास कर रही है। बट एक चीज आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि लाइट का जो एक्चुअल पाथ होना था ये ब्लू वाली लाइन होना था, बट लाइट जो रिफ्लेक्ट कर रही है हम देख रहे हैं वो कौन सी वाली लाइन से कर रही है, इस पिंक वाली लाइन से कर रही है। तो हम क्या देखते हैं कि जब भी लाइट रिफ्रैक्शन करती है, रिफ्रैक्शन करने पर वो अपने पाथ को क्या करती है, चेंज करती है। अपने पाथ को क्या करती है, चेंज करती है। तो बेसिक हमें क्या पढ़ने को मिला कि रिफ्रैक्शन होने की वजह से जो इंसिडेंट रे रहती है जैसे ही वो दूसरे मीडियम में एंटर करती है उसका जो पाथ रहता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब भैया पाथ चेंज होने से हम किन किन चीजों में चेंजेस देखते हैं, आप वहां पर नोटिस करते हैं कि उसकी जो स्पीड रहती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। स्पीड क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो रिफ्रैक्शन के अंदर आप नोटिस करेंगे कि रिफ्रैक्शन ऐसा फिनोमिना है जिसके अंदर जो लाइट रे रहती है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है। ना सिर्फ वो एंटर करती है, एंटर करने के बाद वो अपने पाथ को चेंज करती है और साथ ही में जो उसकी स्पीड रहती है वो भी क्या हो जाती है, बदल जाती है। उसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और अगर हम बात करें हमें क्या देखने को मिलता है, जो रिफ्रैक्शन का कॉज है, भैया रिफ्रैक्शन हो रहा है तो उसके पीछे क्या रीजन है। जैसे आपने बताया कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है, बट रिफ्रैक्शन का कारण क्या है, क्यों वो लाइट को स्ट्रेट पास नहीं होने देती है? क्योंकि जब भी लाइट क्या करती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, उसकी जो स्पीड रहती है उसमें क्या आ जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं। अब भैया ये चेंजेस कैसे आ जाते हैं? जैसे कई बार आपने देखा होगा आप और आपका फ्रेंड क्या कर रहा है, बढ़िया गाड़ी चला रहा है, गाड़ी पे बैठ के कहीं घूमने के लिए जा रहा है। अब खाली रोड था तो आप क्या कर रहे हैं, आपकी गाड़ी की स्पीड बहुत तेजी से चला रहे हैं, बट जैसे ही आपको ब्रेकर दिखता है आपकी गाड़ी की स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एक ट्रैफिक भरा रोड दिखाई देता है तो जो गाड़ी हमारी बहुत तेजी से भाग रही थी अचानक से उसकी जो स्पीड रहती है वो कम हो जाती है। सेम लाइट के साथ रहता है। भैया लाइट के साथ क्या रहता है, जब भी लाइट क्या करती है, अगर हम कहें कौन से वाले मीडियम से, रेयरर वाले मीडियम से डेंसर वाले मीडियम में जाती है, क्या जाती है, रेयरर से डेंसर वाले मीडियम में जाती है, तो उसकी जो स्पीड रहती है वो क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। और भैया अगर इसका उल्टा हो तो वहां पर क्या हो जाता है, अगर वो डेंसर से रेयरर में जाए, कौन से वाले से जाए, डेंसर से अगर वो रेयरर वाले में जाए तो इसका जो अपोजिट होता है, जो स्पीड रहती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है।
तो उसका जो इफेक्ट रहता है वो हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे हमने देखा कि जो लाइट है वो एयर से क्या कर रही है, वाटर के अंदर एंटर कर रही है। तो एयर एक लाइटर मीडियम है या हम कहें रेयरर मीडियम है, जहां पर जो पार्टिकल्स रहते हैं वो काफी ज्यादा दूर दूर रहते हैं, और दूर दूर रहने के कारण वो लाइट को अलाउ करते हैं कि लाइट क्या कर सकती है, अपने पाथ को अच्छे से फॉलो कर सकती है, एक स्पीड को मेंटेन कर सकती है। बट जैसे ही वाटर के अंदर आती है तो हमने पढ़ा है लिक्विड के जो पार्टिकल्स रहते हैं एयर के कंपैरिजन में ज्यादा क्लोजर रहते हैं, तो क्लोजर रहने के कारण वो रेयरर से डेंसर में आई, उसकी स्पीड स्लो हो गई। तो हम देखते हैं जो हमारी एक्चुअल ब्लू वाली लाइन थी वो ब्लू कौन सी वाली लाइन में जा रही है, पिंक वाली लाइन में जा रही है। इसका कारण क्या है, क्योंकि वो रेयरर से डेंसर में आ रही है। तो जब भी लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल के पास आ जाती है। कहां पर आ जाती है, नॉर्मल के पास आ जाती है। और इसका अगर हम उल्टा ले लें तो जब भी डेंसर से रेयरर में जाती है तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाती। कहां चली जाती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाती है। तो रिफ्रैक्शन कुछ और नहीं, रिफ्रैक्शन एक पर्टिकुलर फिनोमेना है जिसके अंदर हम देखते हैं लाइट क्या करती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, वहां पर पार्टिकल्स का डिफरेंस होता है जिस कारण लाइट अपने पाथ को क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है। और जो उसका चेंज इन पाथ होता है उसके कारण हम देखते हैं जो लाइट रे रहती है या तो वो नॉर्मल की तरफ आ जाती है या नॉर्मल से दूर चली जाती है। तो क्या भैया जैसे रिफ्लेक्शन के अंदर वहां पर लॉस थे, रिफ्रैक्शन में लॉस होते हैं या नहीं होते हैं, तो देखो रिफ्रैक्शन के अंदर भी क्या रहते हैं, लॉज रहते हैं। भैया कितने लॉज रहते हैं, यहाँ पर दो लॉज रहते हैं। कौन कौन से लॉज रहते हैं, सबसे पहला फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ में हम क्या देखते हैं, जो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल है, वो तीनों के तीनों सेम पॉइंट और सेम प्लेन पे क्या करती है, लाई करती। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे तीनों के तीनों क्या कर रही है, सेम पॉइंट पे लाई कर रही हैं। और दूसरे पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें, दूसरा हमें क्या बताता है, दूसरा लॉ हमें बताता है जो रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल आई और साइन ऑफ एंगल आर होता है वो कांस्टेंट के बराबर होता है। अब भैया ये कोई सी नई चीज आ गई क्या, नहीं, आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। कैसे आसानी समझ सकते हैं, आपको पता है कि जो साइन एंगल आई है और जो साइन एंगल आर का रेशो है, किसका रेशो है, साइन बाय साइन आर का जो रेशो है वो हमेशा किसके बराबर रहता है, कांस्टेंट के बराबर रहता है। अब एज यूजुअल हम साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस में जो अलग अलग चीजें बताने वाले लोग रहते हैं उनके नाम को हमें याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को हमें किसने दिया था, स्नेल ने। किसने दिया था, स्नेल ने, जिस कारण हम इसे किस नाम से जानते हैं, स्नेल्स लॉ के नाम से जानते हैं। तो हमने क्या देखा कि रिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जहां पर लाइट रे क्या करती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, अपने पाथ को चेंज करती है, उसकी स्पीड चेंज होती है। तो या तो वो नॉर्मल की तरफ आ जाती है या तो वो नॉर्मल से दूर चली जाती है। और दूसरे फिनोमेना के बारे में अगर हम बात करें, उसकी जो स्पीड में बदलाव आ जाता है उस कारण वहां पर हम देखते हैं या तो वो नॉर्मल से पास या तो वो नॉर्मल से दूर। इसके कितने लॉज रहते हैं, इसके दो लॉज रहते हैं, जल्दी से याद रखना है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और जो रिफ्लेक्टेड रहती है वो सेम पॉइंट और सेम प्लेन पे लाई करती है। फिर हम देखते हैं सेकंड लॉ हमें बताता है जो साइन ऑफ एंगल आई और साइन ऑफ एंगल आर रहता है वो किसके बराबर रहता है, कांस्टेंट के बराबर रहता है। अब भैया इस लॉ से हमें डरना पड़ेगा क्या, नहीं, ये लॉ अभी हमारी बुक में उतना ज्यादा नहीं आएगा। इसको सिर्फ हमें क्या करके रखना है, याद करके रखना है कि ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन रहता है। अब जल्दी से क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि अगर लाइट रेयरर से डेंसर में जाती है तो उसकी स्पीड में बदलाव आता है तो उसे और क्या कहते हैं, किस तरीके से वो यहाँ पर फिनोमेना कॉज करता है। तो देखिए हम किस पर आ गए हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किस पर आ गए हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब भैया ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग सी टर्म है, डरावनी सी टर्म है। तो इससे हमें डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है, इससे हमें क्या करना है, शक्तिमान जैसे गोल 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 घूम के क्या करना है, इससे लड़ना है और जल्दी से इसे क्या करना है, खत्म करना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कुछ नहीं, आप कह सकते हैं क्या होता है, बदलाव। क्या होता है, बदलाव। अब भैया ये कौन सा बदलाव आ गया, ये बहुत बड़ा बदलाव है क्या, नहीं, यहां पर आप देखते हैं जो एक्चुअल चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट रहता है, क्या रहता है, एक्चुअल चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट रहता है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है
तो भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा कुछ नहीं है क्या? नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप आसानी से बता सकते हैं कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसकी जो वेलोसिटी रहती है उसमें कितना फर्क आता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में दो तरीके के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको देखने को मिलेंगे। एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कौन सा होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसमें हम मीडियम वन जो रहता है उसको क्या कंसिडर करते हैं? वैक्यूम कंसिडर करते हैं। और जो नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसमें हमारा मीडियम वन क्या होता है? एयर होता है। क्या होता है? एयर होता है। तो हमने क्या देखा कि जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा कुछ नहीं, वो एक्चुअल चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या करती है? एंटर करती है। और आसानी से हम कह सकते हैं दो तरीके के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंसिडर किए जाते हैं। एक सबसे पहला जिसमें मीडियम वन को क्या लिया जाता है? वैक्यूम। ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और एक रहता है जिसमें हम पहले मीडियम को क्या कंसिडर करते हैं? एयर कंसिडर करते हैं। अब यहां पर अगर देखा जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप बता रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या रहता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दो फॉर्मूले आप कंसिडर कर सकते हैं। एक तो रहता है C बाय V। अब भैया ये C क्या है? C रहता है लाइट की जो स्पीड है वैक्यूम में क्या है, डिवाइडेड बाय आप उस लाइट को किस मीडियम में क्या कर रहे हैं? एंटर कर रहे हैं। अगर आप स्पीड ऑफ लाइट को स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम से डिवाइड कर देते हैं तो आपका क्या आ जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो भैया ये तो वैक्यूम वाली बात हुई। जो नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है उसमें क्या? तो उसमें आप कह सकते हैं कि जो लाइट की स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट पहले वाली मीडियम में कितनी है, यानी मीडियम वन की वेलोसिटी को अगर हम मीडियम टू की वेलोसिटी से क्या कर दे? डिवाइड कर दे, तो हम क्या निकाल सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। तो हमने समझा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बस इतना सा है कि लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है तो उसकी स्पीड में कितना ज्यादा बदलाव आता है उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है? एयर का होता है, क्योंकि एयर और वैक्यूम में ज्यादा फर्क हमें देखने को नहीं मिलता है। वैक्यूम में जहां पर बहुत वैक्यूम में पार्टिकल्स नहीं रहते हैं, एयर में बहुत कम पार्टिकल्स रहते हैं। फिर हम क्या नोटिस करते हैं कि जो डायमंड रहता है उसका सबसे ज्यादा रहता है। भैया कितना ज्यादा रहता है? डायमंड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में अगर हम बात करें तो हम कहते हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 2.42। कितना होता है? 2.42। और उसके कंपैरिजन में जो एयर रहती है उसका होता है 1.0003, जो कि आप क्या कंसिडर कर सकते हैं? वन के रूप में कंसिडर कर सकते हैं। जिसके कारण हम कहते हैं कि जो एयर है और जो वैक्यूम है वो दोनों के दोनों कैसे रहते हैं? एक जैसे रहते हैं। चलो बिना किसी देरी के क्या करते हैं, देखते हैं रिफ्रैक्शन कहां पर होता है। क्योंकि भैया अगर हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, जैसे रिफ्लेक्शन के अंदर हमने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था, स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ा था, यहां पर क्या रहते हैं? तो यहां पर रहते हैं हमारे स्फेरिकल लेंस। क्या रहते हैं? हमारे स्फेरिकल लेंस। अब भैया ये स्फेरिकल लेंस क्या आ गए? स्फेरिकल लेंस कुछ और नहीं, आपने जब क्या कर दिया, दो ट्रांसपेरेंट बाउंड मीडियम को एक साथ जोड़ दिया। अब भैया ये ट्रांसपेरेंट बाउंड मीडियम क्या है? ट्रांसपेरेंट बाउंड मीडियम का मतलब है दोनों तरफ से वो कैसा रहना चाहिए? ट्रांसपेरेंट, ताकि लाइट एक तरफ से दूसरे तरफ क्या हो पाए? पास हो पाए। तभी तो जाकर वहां पे रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन हमारा केवल और केवल ट्रांसपेरेंट मीडियम में होता है। तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंट मीडियम से इनको बनाया जाता है। अब भैया मेनली कितने टाइप के स्फेरिकल मिरर्स हमें पढ़ना है? तो हमें पढ़ना है दो स्फेरिकल मिरर्स के बारे, स्फेरिकल लेंस के बारे में, सॉरी। कौन कौन से हैं? कॉन्वेक्स। वहां पर रिफ्लेक्शन में जो कॉन्वेक्स था यहाँ पर उसका अपोजिट होता है। वहां पर वो डाइवर्जिंग था, यहाँ पर क्या हो जाता है? कन्वर्जिंग हो जाता है। और जो कॉन्केव रहता है, जो कि वहां पर कन्वर्जिंग था, यहाँ पर क्या हो जाता है? डाइवर्जिंग हो जाता है। चलो जल्दी से क्या करते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। ये किस तरीके से इमेज बनाते हैं, कौन सी इमेज कहां पर बनती है, किस तरीके की इमेज रहती है, तो जल्दी से आ जाते हैं। अब इसको पढ़ने के पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि जो हमारे लेंसेस हैं उनमें इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है, इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। तो अगर आप नोटिस करें, जो हमारे दोनों लेंसेस रहते हैं उनके सेंटर पॉइंट को हम क्या कहते हैं? उनका जो सेंटर रहता है उसे हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहते हैं उसे हम? ऑप्टिकल सेंटर। फिर अगर हम बात करें, जैसे कि ये दो तरफ के मीडियम से बना, दो मीडियम से बना है, एक लेफ्ट और एक राइट, तो इसके जो सेंटर रहते हैं वो राइट में भी रहते हैं, लेफ्ट में भी रहते हैं। इसके भी राइट में रहते हैं, लेफ्ट में रहते हैं। तो हम देखते हैं
इस पर्टिकुलर पॉइंट को, जहां पर हम मिरर के अंदर क्या कहते थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर को रिप्रेजेंट करा जाता है 2f1 2f2 2f1 2f2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर अगर हम बात करें जो ये सेंटर वाला पॉइंट है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। ऑप्टिकल सेंटर और जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर रहता है उसके बीच वाले पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस। क्या कहते हैं, फोकस। भैया इसका फोकस तो लेफ्ट हैंड साइड रहता है, इसका फोकस कहां पे रहता है, इसका फोकस रहता है राइट साइड। कौन सी साइड रहता है, राइट साइड रहता है। भैया राइट साइड क्यों रहता है, क्योंकि जितनी भी लाइट रेज रहती है उन्हें ये कन्वर्ज कहां पर करता है, F2 पर, और ये कहां पर कहां से डाइवर्ज करता है, F1 से करता है। तो इसका एक्टिव फोकस कौन सा रहता है, F1 रहता है, और इसका एक्टिव फोकस कौन सा रहता है, F2 रहता है। कौन सा एक्टिव फोकस रहता है, F2 रहता है। अब इसके अलावा और इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या हो जाती हैं, एक इमेजिनरी लाइन, ये इमेजिनरी लाइन है, इस इमेजिनरी लाइन को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं इसको हम, प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहां पर हमने देखा एक इमेजिनरी लाइन, इसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। फिर हमने देखा कि दोनों के सेंटर पॉइंट रहते हैं, एक लेफ्ट तरफ रहता है, एक राइट की तरफ रहता है। इसका जो एक्टिव फोकस रहता है, दो हमने देखा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस, ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के सेंटर वाले पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। इसका जो फोकस रहता है वो राइट साइड रहता है, इसका जो फोकस रहता है वो कहां रहता है, लेफ्ट साइड रहता है। अब बताओ आपको समझ में आया, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिनके बारे में हमें याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि हम क्या कर पाए, अच्छे से इमेज को बना पाए, अच्छे से क्वेश्चंस को कर पाए। तो जल्दी से क्या करते हैं, आगे आ जाते हैं। अब देखते हैं इसके लिए रूल्स क्या होते हैं, क्योंकि भैया बगैर रूल्स के हम क्या नहीं कर सकते हैं, इमेज नहीं बना सकते। तो पहला रूल क्या याद रखेंगे कि जो भी रे आपकी कैसी आती है, पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के। कैसी आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर कन्वर्जिंग लेंस है तो वो फोकस पर क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है, और अगर डाइवर्जिंग है तो वो क्या कर देता है, फोकस से डाइवर्ज कर देता है। फोकस से क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। तो इंसिडेंट रे का हम याद रखेंगे, अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है तो वो कहां से निकल जाएगी, वो निकल जाएगी फोकस से। अगर इंसिडेंट रे आपकी पैरेलल है तो कहां से निकल जाएगी, फोकस से। अब भैया उसका अपोजिट वाला केस भी हम क्या कर सकते हैं, यहां पर पढ़ सकते हैं। जैसे कोई इंसिडेंट रे आपकी फोकस से आ रही है, इंसिडेंट रे फोकस पर आ रही थी, तो यहां पर वो कैसे निकल जाती है, पैरेलल। कैसे निकल जाती है, पैरेलल। यानी पैरेलल वाली फोकस से, फोकस वाली पैरेलल से। अगर कन्वर्जिंग है तो वहां से कन्वर्ज करेगी, डाइवर्जिंग है तो वहां से क्या कर जाएगी, डाइवर्ज कर जाएगी। थर्ड और लास्ट की अगर हम बात करें, थर्ड और लास्ट हमारा कौन सा होता है, थर्ड और लास्ट होता है जो ऑप्टिकल सेंटर से आती है वो बगैर डेविएशन के क्या कर जाती है, ऑप्टिकल सेंटर से पास कर जाती है। अब भैया ऐसा क्यों, यहां पर रिफ्रैक्शन क्यों नहीं हो रहा है, याद करिए हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था जो इंसिडेंट रे हमारी 90 डिग्री पर आती है, यानी नॉर्मल पर आती है, वो नॉर्मल से यानी सीधी की सीधी क्या कर जाती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है। सिमिलर यहां पर रिफ्रैक्शन में भी हम क्या देखते हैं, जो रे 90 डिग्री पर आती है उसमें कोई डेविएशन नहीं होता, यानी वो स्ट्रेट के स्ट्रेट क्या कर जाती है, पास कर जाएगी। तो क्या देखा हमने, रूल्स कितने होते हैं, 3 रूल्स होते हैं। जल्दी से बताओ कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला रहता है हमारा जो ऑप्टिकल सेंटर से आई वो ऑप्टिकल सेंटर से गई, जो फोकस पर आई वो पैरेलल गई, जो पैरेलल आई वो कहां से चली गई, वो चली गई फोकस से। तो ये 3 बेसिक रूल्स है जो कि हमें क्या करना है, याद करके रखना है। चलो जल्दी से क्या करते हैं, इनकी इमेज के बारे में पढ़ते हैं कि इनकी इमेज किस तरीके से बनती है। अब देखो हम कहां पर आ गए हैं, हम पहली वाली इमेज पर आ गए हैं। कंसिडर कर ले कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कहां पे रखा हुआ है, वो रखा हुआ है इन्फिनिटी पर। कहां रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर। अब इन्फिनिटी से हमें क्या याद रखना है कि जो भी रेज रहती हैं वो इन्फिनिटी से हमेशा कैसी आती हैं, पैरेलल। पीछे पढ़कर आए, पैरेलल वाली कहां से जाती है, फोकस से। तो देखो पैरेलल वाली कहां से गई, फोकस से। कहां से चली गई, फोकस से। तो हमने देखा कि दोनों जो रिफ्रैक्टेड रे हैं वो कहां पे मिल रही हैं, फोकस पे मिल रही हैं। इसका मतलब है भैया कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है अगर वो कहां पे रहता है, इन्फिनिटी पे रहता है, तो उसकी जो इमेज रहती है वो कहां पर बनती है, फोकस पर बनती है। तो हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इमेज एट F2। तो जो भी ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर है उसकी इमेज कहां पर बनने वाली है, फोकस पर बनने वाली है। और जो रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअल में मीट करती हैं उसका नेचर कैसा रहता है, रियल एंड इन्वर्टेड।
और अगर हम ध्यान दें इसका जो साइज है वो कितना ज्यादा छोटा है, ऐसी छोटी इमेज को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश्ड। क्या कहते हैं, पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश्ड। अब भैया एक ही इमेज बनाता है क्या कॉन्वेक्स लेंस हमारा, नहीं, 6 इमेज बनाता है, तो 6 पे दूसरी वाली पर आ जाते हैं। जैसे अब ऑब्जेक्ट भैया इन्फिनिटी पर तो क्या कर रहा है, फोकस पे पॉइंट साइज इमेज बना रहा है, बट इन्फिनिटी के अलावा भी कहीं हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट का मन करा, भैया ऑब्जेक्ट का मन क्या करा कि मैं ऑब्जेक्ट हूं, अब मैं कहां पे नहीं रहूंगा, मैं इन्फिनिटी पे नहीं रहूंगा, मैं कहां आ जाऊंगा, आगे आ जाऊंगा। तो ये ऑब्जेक्ट कितना ज्यादा आगे आ जाता है, कितना ज्यादा आगे बढ़ जाता है, तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से आगे आकर कहां पर आ जाता है, बियॉन्ड 2f1। कहां पर आ जाता है, बियॉन्ड 2f1। चलो ठीक है भैया, बियॉन्ड 2f1 आ गया। अब यहां से क्या, आपको 2 रेज लेना है, तो सबसे पहली रे हम कौन सी ले लेते हैं, पैरेलल। पैरेलल वाली हमेशा कहां से निकल जाती है, फोकस से। तो हमने देखा ये कहां से निकल गई, फोकस से निकल गई। दूसरी या तो ऑप्टिकल सेंटर से आ जाती, या तो कहां से आ जाती, फोकस से आ जाती। तो भैया ये कहां से आ गई, फोकस से आ गई। फोकस वाली कैसे निकलती है, पैरेलल। ये पैरेलल होकर निकल गई। अब हमने देखा कि दोनों के दोनों जो हैं वो F2 और 2F2 के बीच में मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट अगर 2F1 से आगे आ जाता है, ऑब्जेक्ट अगर 2F1 से आगे आ गया, तो उसकी जो इमेज रहती है वो भी F2 से कहां चली जाती है, आगे चली जाती है। पहले F2 पर बन रही थी, अब F2 से कहां आ गई, आगे आ गई। अभी भी दोनों के दोनों रे क्या कर रही हैं, मिल रही हैं। तो ऑब्जेक्ट अगर हमारा 2F1 पर था, तो उसकी जो इमेज है वो कहां पर है, F2 और 2F2 के बीच में। फिर हमने क्या देखा कि उसका जो नेचर है वो कैसा रहेगा, रियल और इन्वर्टेड। भैया रियल और इन्वर्टेड क्यों रहेगा, क्योंकि वहां पर दोनों के दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो क्या कर रही हैं, मिल रही हैं। और साइज कैसा हो जाएगा, आप ऑब्जेक्ट से कंपेयर करें तो ऑब्जेक्ट से अभी भी छोटा है, तो हम कहेंगे डिमिनिश्ड। क्या कहेंगे हम यहाँ पर, डिमिनिश्ड। तो हमने क्या देखा कि पहले 2 केसेस में ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर था तो इमेज फोकस पर थी, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से आगे आ गया तो उसकी जो इमेज है वो फोकस से कहां चली गई, आगे चली गई। चलो जल्दी से क्या करते हैं, आगे आते हैं, अगले वाले केसेस देखते हैं। अब ऑब्जेक्ट का मन करा कि मुझे क्या करना है, और आगे जाना है, मुझे क्या करना है, लेंस की तरफ बढ़ना है। मुझे कहां बढ़ना है, लेंस की तरफ बढ़ना है। तो ये जो ऑब्जेक्ट था वो कहां पर आ जाता है, 2F1 पर। अब रे डायग्राम में गलती ना हो तो आप क्या याद रखेंगे, जो भी ऑब्जेक्ट 2F1 पे रहता है उसकी इमेज कहां बनती है, 2F2 पर बनती है। तो सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट बना लिया और क्या बना ली, इमेज बना ली। अब एज यूजुअल पहली वाली रे हमेशा हम कैसी लेते हैं, हम लेते हैं पैरेलल। तो जो पैरेलल वाली रहती है वो कहां से रिफ्लेक्ट कर जाती है, F2 से रिफ्लेक्ट कर जाती है। फिर हमने इंसिडेंट रे को लिया कहां से, F1 से। जो F1 से रहती है वो पैरेलल क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती। तो हमने देखा कि दोनों जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो कहां मिल रही हैं, 2F2 के नीचे मिल रही हैं। ऑब्जेक्ट का साइज, इमेज का साइज कैसा आ जाता है, सेम आ जाता है। इसका मतलब भैया ये वो डिस्टेंस है जहां पर अगर मैं जाकर खड़ा हो जाऊं तो मेरी जो इमेज है वो कैसी दिखाई देने वाली है, बराबर दिखाई देने वाली है। तो हाँ, हम यही कह सकते हैं कि अगर हम लेंस से उतनी दूरी पर खड़े हो जाएं जो कि उसका क्या रहेगा, 2F1 रहेगा, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा, तो उसकी जो इमेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन जाएगी। और अभी भी रिफ्लेक्टेड रे मिल रही हैं, दोनों रिफ्लेक्टेड रे मिल रही हैं, तो हम कह सकते हैं नेचर कैसा रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसा आ जाता है, सेम आ जाता है। अब भैया जब ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है तो ऑब्जेक्ट अब 2F1 से और कहां आ जाएगा, और आगे आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट आ गया 2F1 के आगे, तो क्या जो इमेज है वो आगे नहीं जाएगी, तो चलो उसको देखते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट आपका 2F1 और F1 के बीच में था उससे जो पहली वाली रे निकली वो हमेशा की तरह कैसे निकली, पैरेलल निकली। जो पैरेलल वाली रहती है वो कैसे निकल जाती है, वो निकल जाती है फोकस से। कहां निकल जाती है, फोकस से। दूसरी हमने ले ली ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर वाली जो रे है हमें याद रखना है कि वो बगैर डेविएशन के क्या करती है, स्ट्रेट पास करती है। तो हम देख रहे हैं पहले जो इमेज 2F पर बनी थी, अब ऑब्जेक्ट जैसे ही आगे आता है उसकी इमेज कहां चली जाती है, और आगे चली जाती है। तो हम देख रहे हैं ये 2F2 के बाद जाकर क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब भी ऑब्जेक्ट हमारा 2F1 और F1 के बीच में रहेगा उसकी जो इमेज है वो 2F2 के बाद जाकर बनेगी। अभी हम देख रहे हैं कि दोनों रेस क्या कर रही हैं, मिल रही हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, नेचर रियल और इन्वर्टेड होगा। साइज हम देख रहे हैं काफी ज्यादा बड़ा है, तो इसे क्या कह सकते हैं, एनलार्ज कह सकते हैं। इमेज कहां पर बन रही है, 2F2 के पीछे जाके बन रही है। अब भैया जो ऑब्जेक्ट है वो और भी आगे आएगा, तो ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, और आगे ले आते हैं। अब जो
ऑब्जेक्ट है वो कहां पर आ गया है, फोकस पे। कहां पर आ गया है, फोकस पे। तो याद रखो, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज फोकस पर है, और उल्टा कर दे तो इमेज अगर कहां पर है, इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे तो इमेज कहां पर, इमेज इन्फिनिटी पर। और उसका उल्टा हम क्या कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर तो इमेज कहां पर बन जाता है, इमेज बन जाती है फोकस पे। तो ये कौन सा वाला केस है, ऑब्जेक्ट आपका कहां पर आ गया है, F1 पर आ गया। तो पहली वाली रे एज यूजुअल हम क्या करते हैं, पैरेलल लेते हैं। पैरेलल वाली कैसे पास कर जाती है, पैरेलल वाली पास कर जाती है फोकस से। अब दूसरी लेना चाहते तो हम फोकस से लेते, बट फोकस वाली तो लेंस के उस साइड रह जाती, जिस कारण दूसरी हमने कहां से ली, ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर वाली क्या करती है, स्ट्रेट पास कर जाती है, और हम दोनों को देख पा रहे हैं, दोनों एक दूसरे के कैसी हैं, पैरेलल। अब भैया पैरेलल है तो ये कभी नहीं मिलेंगी क्या, नहीं। साइंस है, साइंस में जो रेज रहती हैं अगर वो पैरेलल है तो वो कहां जाके मिल जाती हैं, वो मिल जाती हैं इन्फिनिटी पर। तो आप क्या कह सकते हैं, अगर ऑब्जेक्ट आपका F1 पर है तो उसकी इमेज कहां बनने वाली है, इन्फिनिटी पर बनने वाली है। नेचर कैसा रहने वाला है उसका, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज उसका क्या रहने वाला है, हाईली एनलार्ज। कैसा रहने वाला है, हाईली एनलार्ज। यानी जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर बहुत बड़ा था उसकी इमेज नन्ही मुन्नी सी थी, वैसे ही यहाँ पर ऑब्जेक्ट नन्ना मुन्ना है, उसकी जो इमेज इन्फिनिटी पर बन रही है वो कैसी बन रही है, बहुत बड़ी बन रही है। कैसी बन रही है, बहुत बड़ी बन रही है। अब भैया ऑब्जेक्ट का मन करा कि मुझे क्या करना है, और आगे जाना है, तो ऑब्जेक्ट अपने मन के अनुसार या मन के अकॉर्डिंग क्या कर गया, आगे आ गया। अब वो F1 के आगे आ गया, F1 के आगे का आगे कहां पर आ गया, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। अब हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि पहली वाली रे पैरेलल गई, पैरेलल वाली निकल गई फोकस से, ऑप्टिकल सेंटर वाली निकल गई सीधे, बट दोनों के बीच में जो गैप है वो आगे जाते जाते क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। अगर भैया ये आगे बढ़ते जाएगा पैरेलल के केस में तो हमने मान लिया कि वो जाके कहाँ मिलने वाला है, वो मिलने वाला है इन्फिनिटी पर, बट इनके मिलने के चांसेस तो नहीं है। ये वही दोस्त हैं जो कि एक लंदन में है और एक इंडिया में है, जिनके मिलने के चांसेस कितने हैं, 0 है। अब भैया ये मिल ही नहीं पाएंगे तो इनका क्या करें। अब ये दोनों क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि अगर हम मिलेंगे नहीं तो हमारी इमेज कैसे बनेगी। तो वहां पर दोनों जो रेज रहती हैं उनको क्या करा जाता है, वर्चुअली मिलाया जाता है। अब वर्चुअली कैसे मिलाया जाएगा, वर्चुअली मिलाने का मतलब रहता है कि अगर वो रेज नहीं मिलती है तो हम क्या करते हैं, देखते हैं कि जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल और इरेक्ट बन जाती है। तो वर्चुअल और इरेक्ट वाले केस में हम देखते हैं रिफ्रैक्टेड रे तो नहीं मिलती, बट उनकी जो रेज रहती हैं वो उसके पीछे जाके मिल जाती। तो दोनों रेज देखो पीछे तक गई, कहां तक गई, उस वाले पॉइंट तक गई। तो हमने देखा कि लास्ट वाला जो केस रहता है उसमें जो ऑब्जेक्ट रहता है और उसकी जो इमेज रहती है वो सेम साइड पे रहता है। एक्चुअल में रिफ्रैक्टेड रेज नहीं मिलती हैं, और कौन सी वाली रेज मिलती हैं, वर्चुअल रेज मिलती। तो हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट अगर ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में है तो उसकी इमेज कैसी रहने वाली है, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। जिस साइड ऑब्जेक्ट है उस साइड बनने वाली है। नेचर कैसा रहेगा, वर्चुअल और इरेक्ट रहेगा। साइज कैसा रहने वाला है, एनलार्ज रहने वाला है। तो हमने कितने केसेस पढ़े यहाँ पर, 6 केसेस पढ़े। जल्दी से बताओ कौन कौन से केस पढ़े। पहला वाला हमने पढ़ा कि इमेज हमारी कहां पर बन रही है, फोकस पे, जब ऑब्जेक्ट कहां पर था, इन्फिनिटी पर। दूसरी बार ऑब्जेक्ट थोड़ा आगे आया 2F1 के पीछे तो उसकी इमेज 2F2 और F2 के बीच में आ गई। फिर 2F1 पर ऑब्जेक्ट आया, उसकी इमेज 2F2 पर आ गई। 2F1 से ऑब्जेक्ट आगे आया तो उसकी इमेज 2F2 के आगे चली गई। फिर हमने देखा फोकस पर आया तो इमेज कहां बनी, इन्फिनिटी पर बनी। और लास्ट केस हमने पढ़ा कि जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आ जाता है तो उसकी जो इमेज रहती है वो कहां पर बनती है, सेम साइड पे बनती है। बट बस इतने से केसेस जो कि हमें क्या करना है, याद रखना है। कॉन्वेक्स लेंस हमारा पूरा का पूरा क्या हो जाता है, रेडी हो जाता है। अब 2 केस और पढ़ लेते हैं जो कि किसके हैं, कॉनकेव के हैं। किसके हैं, कॉनकेव के हैं। आप याद रख सकते हैं जो रिफ्लेक्शन में हुआ था कॉनकेव वो यहाँ पर कॉन्वेक्स है, और जो वहां पर कॉन्वेक्स के साथ हुआ था यहाँ किसके साथ हो रहा है, कॉनकेव के साथ। तो लास्ट के 2 केसेस पर आ जाते हैं जो कि किसके हैं, हमारे कॉनकेव लेंस के। किस लेंस के हैं, कॉनकेव लेंस के। कॉनकेव में केवल 2 इमेज बनती, कहां कहां पर बनती है भैया जल्दी से बता दो। अगर ऑब्जेक्ट आपका कहां पर है, इन्फिनिटी पर है, और अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, बस इससे ज्यादा हमें याद नहीं रखना है। अब ये है तो हम याद रख लेंगे, बट इसकी इमेज बनती कहां पर है, तो ध्यान दो। जो ऑब्जेक्ट आपका कहां पर है, 2F1 के पीछे, यानी भैया इन्फिनिटी पर है। इन्फिनिटी से एज यूजुअल कौन सी वाली रेज आती हैं, पैरेलल आती हैं। अब भैया ये ठहरा डाइवर्जिंग, ये क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा। तो फोकस ने इस वाली रे को डाइवर्ज कर दिया और फोकस ने इस वाली रे को डाइवर्ज कर दिया।
अब बताओ इनके मिलने के चांसेस है क्या? नहीं, एक ईस्ट जा रहा है तो एक वेस्ट जा रहा है। अब भैया ईस्ट और वेस्ट में हम समझ सकते हैं कि एक अरुणाचल जा रहा है तो एक गुजरात जा रहा है, जिनके मिलने के चांसेस 0 है। बट हम क्या करते हैं, उनको वर्चुअली मिलवाते हैं, तो दोनों वर्चुअली कहां पर मिल जाते हैं? F1 पर मिल जाते हैं। तो आप क्या कह सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कॉनकेव लेंस में कहां पर है? इन्फिनिटी पर है, तो उसकी जो इमेज बनती है वो कहां पर बनती है? वो बनती है फोकस पे। कहां बनती है? फोकस पे। तो जल्दी से बता देते हैं, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है तो उसकी इमेज कहां पर बन रही है? F1 पर बन रही है। नेचर कैसा है? वर्चुअल और इरेक्ट है। साइज कैसा है? हाईली डिमिनिश, मतलब पॉइंट साइज है तो आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा कैसा है? छोटा है। अब भैया ये तो मान लिया मैंने बहुत ज्यादा छोटा है, बट आप ऑब्जेक्ट को भी तो कहीं और रखेंगे, हमेशा थोड़ी इन्फिनिटी पे रख सकते हैं। तो अगर आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, कहां पर? इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रखते हैं, कहीं रख दो, आपको आगे रखना है आप आगे रख दो, पीछे रखना है आप पीछे रख दो, जहां रखना है वहां रख दो। तो हमने ऑब्जेक्ट को रखा इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। पहली वाली रे एज यूजुअल हम कहां से लेते हैं? पैरेलल लेते हैं। जो पैरेलल वाली रे रहती है वो फोकस से क्या कर जाती है? डाइवर्ज कर जाती है। दूसरी वाली रे हमने ले ली ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये बगैर डेविएशन के क्या करती है? स्ट्रेट पास कर जाती है। तो हम देख रहे हैं दोनों कहां पर मिल रहे हैं? इस जगह पे मिल रहे हैं। तो हमारी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कहां पर बन रही है? F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो हम क्या देखते हैं, जब भी ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रहता है, उसकी इमेज F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनती है। नेचर कैसा रहता है? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। कैसा रहता है? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। साइज कैसा हो जाता है? डिमिनिश्ड। कैसा हो जाता है? डिमिनिश्ड। तो हमने पढ़ा कि जो हमारी कॉन्वेक्स लेंस हैं और कॉनकेव लेंस हैं, अगर ऑब्जेक्ट को हम अलग अलग जगह पे रख दें तो वो किस तरीके से क्या कर सकते हैं? इमेज को बना सकते हैं। अब यहाँ पर आगे हम पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या बताया जाता है? लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। भैया साइन कन्वेंशन क्यों नहीं बताया आपने? जो साइन कन्वेंशन रहते हैं हमारे मिरर के, वही किसके रहते हैं? लेंस के। तो आपको डबल डबल याद नहीं करना है, आपको क्या करना है? स्मार्ट वर्क करना। एग्जाम आ गए तो हम अलग अलग क्यों पढ़े? हम एक बार ऐसे पढ़ेंगे कि हमें क्या रहने वाला है? हमेशा याद रहने वाला है। तो जल्दी से क्या करते हैं, इसका लेंस फॉर्मूला पढ़ते हैं। अब लेंस फॉर्मूला होता क्या है? लेंस फॉर्मूला कुछ और नहीं, लेंस फॉर्मूला आपके इमेज डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ का क्या है? रिलेशन है। फोकल लेंथ का क्या है? रिलेशन है। और आपको पता है u आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, v आपका इमेज डिस्टेंस है, f आपका क्या है? फोकल लेंथ है। तो लेंस फॉर्मूला हमें क्या बताता है? इन तीनों के बीच का रिलेशन बताता है। क्या बताता है? इन तीनों के बीच का रिलेशन बताता है। और दूसरी चीज जो कि क्या है? मैग्निफिकेशन। अब भैया ये मैग्निफिकेशन क्या है? जैसे कई बार आप देखते होंगे इस तरीके से लगा लेते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट रहता है वो कई बार हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है, कई बार छोटा सा दिखाई देता है। तो मैग्निफिकेशन वही है कि मैग्निफिकेशन हमें बताती है कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में आपकी जो इमेज आप बना रहे हैं लेंसेज से, वो कितनी ज्यादा छोटी है या कितनी ज्यादा बड़ी है, उसे हम क्या कहते हैं? मैग्निफिकेशन। भैया जल्दी से इसको निकालना बताओ। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या रहता है? एच आई अपॉन में क्या आ जाएगा? एच ओ, जिससे हम एच आई को हम कैसे बता सकते हैं? एच डैश से बता सकते हैं, एच ओ को हम एच से बता सकते हैं। दूसरा जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है? वी बाई यू। क्या रहता है? वी बाई यू। यानी आप किसको डिवाइड कर सकते हैं? जो इमेज का डिस्टेंस है उसके ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से कर सकते हैं। बट मिरर के अंदर जो मैग्निफिकेशन था वहां पर माइनस था और यहां पर क्या है? प्लस है। ये मेन डिफरेंस आपको क्या करना है? याद करके यहां पे रखना है। अब इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक यानी पावर पर आ जाते हैं। जल्दी से देखते हैं पावर क्या है। पावर आपके लेंस की क्या रहती है? एबिलिटी। आपके लेंस की क्या रहती है? एबिलिटी की। आपका जो लेंस है वो इमेज को कितना ज्यादा क्या कर सकता है? मैग्नीफाई कर सकता है। यानी जितने जल्दी वो इमेज को बना रहा है या जितनी देरी से बना रहा है उसको हम क्या कहेंगे? पावर। तो पावर कुछ और नहीं, एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज। आपका जो लेंस है वो रेस को कितना ज्यादा कन्वर्ज या कितना ज्यादा डाइवर्ज कर रहा है। भैया कैसे? जैसे देखो ये हमारा एक मोटू सा लेंस है और ये हमारा एक क्या है?
पतला सा लेंस है। अब भैया मोटर हेलो से क्या होगा, इसका जो फोकस होगा वो कहाँ पर होगा, पास होगा, इसका जो फोकस होगा हेलो वो कहाँ पर होगा, दूर होगा। तो जैसे लाइट रे इस पे आई, कैसी आई, पैरेलल, इस पे आई कैसी, पैरेलल, तो इसे क्या करना पड़ेगा, जल्दी से उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस पे पैरेलल रे आई, अब ये क्या कर सकता है, आराम से उसको कन्वर्ट कर सकता है। इसका मतलब लेंस जितना ज्यादा पतला रहता है उतनी उसकी पावर कम रहती है, जितना ज्यादा मोटा रहता है उसकी पावर उतनी ज्यादा रहती है। जैसे आपने देखा होगा जिन बच्चों को बड़े बड़े मोटे मोटे लेंस लग जाते हैं, उनके जो लेंसेस रहते हैं उनकी जो पावर रहती है वो ज्यादा रहती है, यानी उनकी आंखों में ज्यादा प्रॉब्लम रहती है उन बच्चों के कंपैरिजन में जिनके लेंस कैसे रहते हैं, पतले रहते हैं। तो आप क्या कह सकते हैं कि जो पावर है, पावर कुछ और नहीं, हमारा जो लेंस है वो कितना ज्यादा ऑब्जेक्ट की जो रेज आ रही हैं उन्हें कन्वर्ट कर पाए या उन्हें क्या कर पाए, डाइवर्ट कर पाए। भैया इसको बताते कैसे हैं, इसको बताते हैं पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड बाय द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। अगर आप फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल कर दे तो आपकी क्या निकल जाती है, पावर निकल जाती है। अब भैया जो फोकल लेंथ रहती है वो कई बार सेंटीमीटर में होती है, कई बार मीटर में होती है, कई बार मिलीमीटर में भी हो सकती है। तो आपको कंसिडर करना है मीटर में, काय में कंसिडर करना है, मीटर में। तो आपकी जो फोकल लेंथ यहाँ पर रहेगी वो काय में रहने वाली है, मीटर में रहने वाली। तो पावर ऑफ लेंस क्या है, पावर ऑफ लेंस हमें बताता है कि आपका जो लेंस है वो लाइट को कितना ज्यादा कन्वर्ज या कितना ज्यादा डाइवर्ट कर सकता है। तो हमने पढ़ा लेंस की थ्योरी, लेंस की थ्योरी क्या होती है, लेंस किस तरीके से काम करता है। अब जल्दी से क्या करते हैं, इसके न्यूमेरिकल पर आ जाते हैं ताकि हमारे न्यूमेरिकल भी स्ट्रांग हो जाएं। और अगर आपको कोई भी डाउट रहा तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को रिप्ले करना है और वहां वो वाला पार्ट देख लेना है जो आपको समझ में नहीं आया। तो जल्दी से क्या करते हैं, इसके न्यूमेरिकल पर आ जाते हैं। क्या बताया गया कि जो एक ऑब्जेक्ट है, क्या है भैया, एक ऑब्जेक्ट है। अब भैया ऑब्जेक्ट हम फिजिक्स में किसको मानते हैं, ऑब्जेक्ट हर वो चीज है जो हमारे एनवायरमेंट में क्या है, प्रेजेंट है, हर वो चीज है जो हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट है। फिजिक्स कहता है सारी की सारी चीजें क्या है, ऑब्जेक्ट हैं। फिजिक्स ने बोला तथास्तु, सारी की सारी चीजें क्या हो जाती हैं, ऑब्जेक्ट हो जाती, क्या हो जाती हैं, ऑब्जेक्ट हो जाती हैं। तो सारे लोगों ने बोला चलो भैया हम मान लेते हैं कि हम क्या हैं, ऑब्जेक्ट हैं, हम क्या हैं, ऑब्जेक्ट हैं। तो देखो ऑब्जेक्ट के बारे में क्या बताया गया, ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है, ऑब्जेक्ट की क्या है, लेंथ है। अब भैया ऑब्जेक्ट की लेंथ को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट की हाइट, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट की हाइट। ऑब्जेक्ट की हाइट एक्स एक्सिस के ऊपर वाले साइड में रहती है जो कि क्या होता है, प्लस का होता है, क्या का होता है, प्लस का होता है। तो ये कितना आ गया, प्लस का 5 सेंटीमीटर। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या दिया है, हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस। जो लेंस है वो आपका 25 सेंटीमीटर आगे है, कितना आगे है, 25 सेंटीमीटर। यानी आप कह सकते हैं जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो कितना है, 25। लेंस से जो ऑब्जेक्ट है वो 25 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ, भैया हमने रख लिया, हमें तो पता है माइनस में इसका वैल्यू आती है। अब यहां पर अगर हम बात करें उसकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर, कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अब भैया फोकल लेंथ में प्लस में लूं, मैं माइनस में लूं, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूं। तो ध्यान दो क्या लिखा हुआ है, कन्वर्जिंग लेंस। और हमने पढ़कर आए हैं कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कॉन्वेक्स। कौन सा होता है, कॉन्वेक्स। और कॉन्वेक्स का एक्टिव फोकस कहां पर होता है, राइट साइड में होता है। राइट साइड वाले सारे डिस्टेंस काय में होते हैं, प्लस में होते हैं। तो खटाक से करके क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, फोकल लेंथ जो है वो कितनी है हमारी, प्लस की 10, कितनी है, प्लस की 10 सेंटीमीटर है। ठीक है भैया मान लिया। रे डायग्राम बनाना है, बना देंगे रे डायग्राम। फिर हमें क्या बनाना है, उसकी पोजीशन बताना है, साइज बताना है, नेचर बताना है। तो पहले उसका साइज बताते हैं। साइज बताने के लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसकी पोजीशन निकालना पड़ेगा। पोजीशन हम कैसे निकालते हैं जल्दी बताओ, अभी लास्ट में हम पढ़कर आए लेंस फॉर्मूला। क्या पढ़कर आए हम यहाँ पर, लेंस फॉर्मूला। तो हम लिख लेते हैं लेंस फॉर्मूला। क्या लिख लेते हैं यहाँ पर, लेंस फॉर्मूला। याद करो लेंस फॉर्मूला क्या था, प्लस वाला था या माइनस वाला था, माइनस वाला था। कौन सा वाला था, माइनस। जिसमें क्या आता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू कितना होता है, 1/f होता है। भैया ये तो लिख लिया, बट हमें निकालना क्या है, u और f तो है हमारे पास, यानी हमें v निकालना है। v को यही छोड़ देंगे, 1/u जो माइनस में है, माइनस से कहां ले आएंगे, उसे प्लस में ले आएंगे। तो ले आते हैं जरा इसको प्लस में, 1/f प्लस 1/u। भैया ये तो रख लिया, अब इसमें जल्दी से क्या करते हैं, वैल्यू रख लेते हैं। अब f कितना है हमारा, f है 10, प्लस का प्लस लगा देते हैं। u कितना है हमारा, -25। 10 और 25 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 50। कितना आ जाएगा, 50। 1/v इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम आया 50। 10 के टेबल में 50 कितने बार में आता है, 5 बार में आता है। 5 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
अगर फॉर्मूले में प्लस दिया तो प्लस लगाओगे, माइनस दिया माइनस लगाओगे, नीचे वाले प्लस माइनस से अभी हमें कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। 25 के टेबल में कितने बार में आता है, 2 बार में आता है, तो 2 1 जा 2 और नीचे का माइनस कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। तो एलसीएम लेते समय या एलसीएम लेने वाले टाइम पे हम फॉर्मूले में जो माइनस है उसको क्या कर देंगे, भूल जाएंगे। एलसीएम ले लेंगे, नॉर्मल ले लिया, उसके बाद एलसीएम लेने के बाद वैल्यूज को पुट करेंगे, कर दिया, फिर फॉर्मूले का माइनस आ गया बीच में, नीचे वाला माइनस चला गया ऊपर, प्लस माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 50, 5 माइनस 2 कितना होगा, 3 डिवाइडेड बाय 50 कितना हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 50। v नीचे है, v तो हमें नीचे नहीं चाहिए, v कहाँ चाहिए, हमें ऊपर चाहिए, उसको रेसिप्रोकल कर देंगे। v कितना होगा, 50 डिवाइडेड बाय 3, जिसे अगर हम सॉल्व करें 3 की टेबल से 16.67 कितना आएगा, 16.67। तो हमारे v की वैल्यू कितनी आ गई, 16.67। अब हमें क्या बताना है, साइज, क्या बताना है, साइज। चलो भैया साइज बता देते हैं। साइज कैसे निकलता है, HI अपॉन HO, जो कि काय के बराबर होता है, अभी प्लस का पढ़कर आए तो प्लस का V बाई U। यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। HI कितना है हमारा, HI भैया HI तो निकालना है, तो HI कहाँ से दिया होगा, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, जल्दी से क्या करते हैं, HO रखते हैं। HO कितना है, 5 है। V कितना आया, 16.67। U कितना आया हमारा, U आ गया माइनस का 25, कितना आ गया, माइनस का 25। अब ये डिवाइड से कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, कितना हो जाएगा ये हमारा, HI 16.67 मल्टीप्लाई में 5 डिवाइडेड बाय कितना है, माइनस 25। 5 1 जा 5, 5 जा 5 से डिवाइड करते हैं, कितना होगा, 5 3 जा 15, पॉइंट लगा देते हैं, 1 6 16, 5 3 जा 5 3 जा माइनस का 3.33। भैया माइनस का कब आता है, जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ बनता है, नीचे बनता है। नीचे के सारे डिस्टेंस काय में होते हैं, माइनस में, काय में होते हैं, माइनस में, तो ये काय में आ जाता है, माइनस में आ जाता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, हमसे बोला गया इसकी हमें क्या बनाना है, रे डायग्राम बनाना, तो इसका एक रे डायग्राम बनाते हैं अगले वाले पेज पे। अब इसका एक रे डायग्राम जो हम बनाएंगे, तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा वाला लेंस है, हमारे पास है कन्वर्जिंग लेंस, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान दें, ये क्या बन गई उसकी प्रिंसिपल एक्सिस, क्या बन गई, प्रिंसिपल एक्सिस, ये उसका ऑप्टिकल सेंटर। अब इन चीजों का ध्यान दो। सबसे पहले फोकल लेंथ कितनी है, 10, फोकल लेंथ कितनी है, 10, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होगा, 20, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस -25 है, यानी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पीछे है। तो अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे है तो हम कहाँ पे रखेंगे, सबसे पहले F1 रख लिया, और ये क्या रख लिया, 2F1 रख लिया, इसको आगे बढ़ा देते हैं। 2F1 के बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, 2F1 के बाद है। तो हमने भैया पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है, इसको A और इस A' और B' हम इसका नाम रख देते हैं। जो भी ऑब्जेक्ट हमारा 2F1 के पीछे रहता है, जल्दी बताओ उसकी इमेज कहाँ पे बनती है, फोकस के बीच में और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो जल्दी से क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं F2 और यहाँ पे क्या लिख लेते हैं 2F2। तो समझे रे डायग्राम पढ़ना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पर हमसे मिस्टेक हो सकती है बनाते समय, इस वजह से हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा पहले ही बना लेंगे। ये हमने बना लिया, ये A हो गया, ये क्या हो गया, B हो गया, इन दोनों के बीच में आनी चाहिए। तो ध्यान दो, ये पहले वाली रे चली गई कहाँ से, फोकस से, फोकस वाली कहाँ से सॉरी पैरेलल वाली कहाँ से निकलती है, फोकस से। ये फोकस से आई कहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई रिफ्लेक्ट होने के बाद। दूसरी कहाँ से ले लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। ये ऑप्टिकल सेंटर से आ गई, पास होके कहाँ मिल जाती है, यहाँ पे मिल जाती है। तो देखो रे डायग्राम पढ़ने से क्या हुआ, आसानी से हम बता पाए कि किस तरीके से रे डायग्राम को हम बना सकते हैं। अब अगर हम ये वाला क्वेश्चन आ जाता है तो हमारे 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स क्या हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। अब अगर आज आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट रहा हो तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। मिलते हैं साइंस के अगले चैप्टर के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।